बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, साथियों और नाज़रीन, खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान मलिक अरशद और सबलाइम बेटे की तरफ से आपके लिए ढेर सारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात। आज हमने फिर जो है तो प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह साहब को तकलीफ़ दी है। जोग्राफ़ी डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं और पानी जो है वो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। पानी का जो मसला है, पानी कम हो रहा है, वाटर टेबल जो है वो ख़त्म हो रही है, बहुत से मसाइल हैं। हम लोग बेदरेक पानी को ज़ाया कर रहे हैं, हम घरों के जो नलके हैं, टैब्स हैं, खुली छोड़ देते हैं और इसके अलावा जो है अपनी गाड़ियों को जो है तो वॉश करते रहते हैं और पानी बेदरेक जो है तो बहाते हैं। नुकसान क्या हो रहा है? डॉक्टर साहब को हम खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। ये जो मैंने इंट्रोडक्शन कराया है तो इस हवाले से आज हमने आपको ज़हमत दी है। ये बताएं कि हमारे नाज़रीन के लिए वाटर टेबल है क्या चीज़, ये कम हो रही है और कम होने के साथ इसके क्या नुकसानात हैं। मेरे साथ जो है पैनल में मुनज़्ज़र भी है, ये भी आपसे क्वेश्चन करेंगी, तो आप जो है बिस्मिल्लाह करें और हमारे नाज़रीन के लिए ये वाटर टेबल के हवाले से बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाटर टेबल बेसिकली वो लेयर होता है ज़मीन के अंदर जहाँ से हम पानी निकालते हैं अपने यूज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए और डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। दुनिया में अगर आप देखें तो पानी के डिफरेंट सोर्सेज हैं, जिससे हम एक दरिया, एक रवान पानी है उसमें एक सोर्स है जहाँ से हम पानी लेते हैं, एक तालाब होते हैं जहाँ से हम पानी लेते हैं, और एक सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स होता है पर्टिकुलरली हमारे अर्बन एरियाज़ में वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होता है कि ज़ेर ज़मीन जो पानी है इसका एक आप देखें ज़ख़ीरा होता है जहाँ से हम पानी लेते हैं। ट्यूबवेल के ज़रिए से लेते हैं, हैंड पम्प्स के ज़रिए से होते हैं, या हम कुएं के ज़रिए से कुएं खोद कर वहाँ से हम पानी लेते हैं। तो हमारे पास ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और पर्टिकुलरली ये जो वाटर टेबल है ये एक ब्लेसिंग होती है उन एरियाज़ में जहाँ पर जो पेरिनल रिवर्स हैं वो मौजूद नहीं होते, जो चश्मे हैं वो मौजूद नहीं होते। तो हम जो वैलीज़ हैं, रिवर वैलीज़ हैं, जो वादियाँ हैं, उसमें ये अंडरग्राउंड वाटर एक्वीफर के नीचे मौजूद होता है जहाँ से कुदरती अता है, कुदरत की तरफ से होता है ये। बिल्कुल, इसमें इंसानी एफर्ट भी होती है। बिल्कुल, ये कुदरत की तरफ से होता है। ये जो बारिशें होती हैं तो ये ग्रेजुअली जो होते हैं ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और ज़मीन के अंदर जो जिसको हम कहते हैं एक इम्परवियस लेयर होता है, जैसे आगे फिर सीपेज नहीं होती, वहाँ पर ये पानी रह जाता है। अब ये एक्वीफर जो होता है ये दो किस्म के होते हैं, एक परमानेंट एक्वीफर होता है और एक टेम्परेरी होता है। अच्छा। टेम्परेरी वो होता है जब बारिशें ज़्यादा होती हैं तो ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, और जब बारिशें कम होती हैं तो थोड़ा सा ये नीचे चला जाता है। और एक परमानेंट एक्वीफर होता है जो ज़ेर ज़मीन एक हार्ड रॉक या बेड रॉक होता है, वहाँ के ऊपर जितनी भी हमारी डिपोजिशन होती है उससे नीचे पर ये पानी नहीं जाता। अच्छा। तो वो एक परमानेंट एक्वीफर होता है। ये जो टेम्परेरी वाटर एक्वीफर होता है ये तो सीज़न के साथ चेंज होता रहता है, और जो परमानेंट वाटर एक्वीफर होता है ये बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड में, अगर परमानेंट एक्वीफर आपका ख़त्म हो जाए या कम हो जाए तो फिर वो बहुत टाइम लेता है रिपेयर में। अच्छा। तो ऑलमोस्ट आप ये कहें कि वो रिपेयर नहीं हो सकता। अब ये टेम्परेरी जो है वो तो जब ड्राउट आ जाता है, खुश्कसाली आ जाती है, चंद सालों के लिए बारिशें कम होती है, दरियाओं में पानी कम हो जाता है, तो उससे वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। जब बारिशें ज़्यादा हो जाती है तो एक्वीफर थोड़ा सा हमारा रिचार्ज हो जाता है, तो उसमें इस तरीके से होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये जो है एक कुदरती अता है ना, जैसे आपने फरमाया, तो एक चीज़ है कि हम महसूस करते हैं कि ये जो बादल हैं ये जाते हैं, दरियाओं का पानी पीते हैं, जैसे बचपन में हम सोचते थे, फिर जाते हैं, फिर बरसते हैं, फिर पानी एक साइकिल है ना, ये कुदरती चलता रहता है। और ये जो कुदरती चलता रहता है तो इसमें डैमेज कहाँ पे आता है, नुकसान कहाँ पे आता है, किस जगह पे ख़राबी पैदा? असल में जो टोटल अमाउंट आप देखें वाटर का प्लेनेट अर्थ के ऊपर वो कांस्टेंट है। अच्छा। उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं है। अच्छा। जिस तरह आपने कहा कि ये समंदरों से या दरियाओं से बुखारात की सूरत में निकलते हैं और फिर बादल बन जाते हैं, वहाँ से फिर ये आ जाते हैं, तो टोटल अमाउंट तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है जी। अब आपने सुना होगा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ हार्मफुल। हाँ, बिल्कुल। अब समंदर में पानी है तो ज़िंदगी है, नहीं है तो ख़त्म हुआ। लेकिन समंदर में अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसके और नुकसानात भी हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि आपको पता है कि वक्त के साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे जो बड़ा असर होता है वो हमारे ग्लेशियर पे होता है। जो हमारे कुतुब शुमाली, कुतुब जनूबी के ऊपर जो ग्लेशियर हैं वो पिघल रहे हैं, जिससे हमारे जो समुद्र में पानी इंक्रीज़ हो रहा है। इसका असर क्या होगा कि जो कोस्टल एरियाज़ हैं हमारे वो अंडर वाटर आ सकती हैं, वो ड्राउन हो सकती हैं। अब ये कहा जाता है कि अगर खुदा न खास्ता समंदर
तकरीबन 1 मीटर तक बुलंद हो जाए तो मालदीव एक कंट्री है, वो मालदीव तकरीबन 90% में डूब जाता है, तो उसमें बड़ा उसका नुकसान होता है। कराची का कहते हैं कि ये ऑलरेडी ऊपर है, ऑलरेडी जो है ना, तो वो खुदा ना वो असल में ऊपर नहीं, वो हमें नज़र इस तरह आता है, अच्छा, ऊपर नहीं होता। अच्छा, चूँकि वो ज़मीन इस तरह गोल होता है, जी, अगर आप कराची कोस्ट के ऊपर जी आपको लगता है कि ये ऊपर है, लेकिन बेसिकली ऊपर नहीं है। अच्छा, क्योंकि वो तो ग्रेविटी के, क्योंकि अगर ये ऊपर होता तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, आम का एक धोखा है, आप इसको कह सकते हैं। लेकिन ये है कि इसका कराची का स्लोप जो है, पार्टिकुलरली जो कोस्टल एरिया उसका बहुत कम है। 1 मीटर अब ऊपर आ जाए तो तकरीबन 30% आपका कराची का हिस्सा है वो उसमें से डूबने का ख़तरा होता है। और ये देखें, अब वहाँ पर ज़्यादती, अब ज़मीन जो हमारी वैलीज़ हैं, इसमें भी एक तरफ अगर पानी बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसका मसला क्या हो जाता है कि सेम तौर का मसला होता है, यानी कि आपके एग्रीकल्चर क्रॉप्स हैं वो ख़राब हो जाते हैं, आपके बिल्डिंग डैमेज हो जाते हैं। तो अब अगर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए, कम हो जाए, तब भी नुकसान है। अब देखें, हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है, जिस तरह आपने कहा, ये हमारे पास अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, जिसको हम निकाल रहे हैं ट्यूबवेल से और बाकी जो डिफरेंट सोर्स उससे हम इसको निकाल रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ अब क्या हो रहा है कि हमारे जो शहरी इलाकों में है उनकी आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ने के साथ साथ वाटर का डिमांड भी बढ़ रहा है। और दूसरी बात कि जितना इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होता जाता है तो पानी का इस्तेमाल उतना ही ज़्यादा होता है। अगर आप देखें जो पुअर फैमिलीज़ हैं उनमें पानी का इस्तेमाल कंपैरेटिवली कम होता है, जो जितनी भी इनकम इंक्रीज़ होती है तो उसका असर भी ज़्यादा है, क्योंकि उसका इंक्रीज़ हो जाता है। तो अब एक तरफ आबादी बढ़ रही है, दूसरी तरफ से इकोनॉमिक कंडीशन लोगों का बेहतर हो रहा है, तो उसकी वजह से पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब जो अंडरग्राउंड वाटर है वो तो ऑलरेडी एक फिक्स्ड सोर्स है, हमारे पास ऑलरेडी मौजूद हैं, वहाँ से हम इसको निकाल रहे हैं। अब देखें, अगर इतनी अमाउंट जो इसकी रिचार्ज के लिए काफ़ी है, उससे आप ज़्यादा अमाउंट डिस्चार्ज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो इसका नुकसान क्या होगा कि ग्रेजुअली आपका वाटर टेबल नीचे की तरफ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक जगह पे 50 फुट में पानी आ रहा है, अब अगर 10 साल में हमने इतना ज़्यादा निकाल लिया कि जितनी इसकी रिचार्ज कैपेसिटी नहीं है तो उससे वो नीचे चला जाता है, और आखिर में एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि आपका वाटर टेबल है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो सकता है। फिर आप क्या करेंगे, वहाँ से आप माइग्रेट करेंगे, पास और कोई रास्ता नहीं होगा। मतलब वो ज़रख़ेज़ इलाके सहरा में तब्दील हो नाज़रीन देख लें। हाँ, तो पेशावर में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि अभी तो माशाल्लाह पानी तो पेशावर में अच्छी खासी मिकदार में है। हाँ, मैं इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ कि मेरे शुक्र है फ़िलहाल। हाँ, तो लेकिन पेशावर में भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। अब जो वैलीज़ हैं पेशावर का, लाहौर का इन पार्टिकुलरली, ये बाकी सिटीज़ के मुकाबले थोड़े खुशकिस्मत हैं। नौशहरा ये खुशकिस्मत इसलिए हैं कि हमारे पास काबुल रिवर है, लाहौर के पास रावी रिवर है, उनके पास मौजूद हैं, तो हमें वो ख़तरा नहीं है जो बाकी सिटीज़ में हैं। यहाँ पर जो मैंने आपको बताया परमानेंट एक्वीफर हमारा ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी पेरिनियल रिवर है। एक तो हमारा जो वाटर टेबल का सोर्स, एक तो बारिश है, वहाँ से पर्टिकुलेट होता है, नीचे आ जाता है। दूसरा जो अब सबसे अहम सोर्स है वैलीज़ में पार्टिकुलरली, वो हमारे ये रिवर्स हैं। ये रिवर जहाँ पे फ्लो करते हैं तो हमारा जो परमानेंट वाटर टेबल है वो उससे रिचार्ज होता रहता है ग्रेजुअली। तो हमारा मसला क्या हो सकता है, पेशावर में क्या हो सकता है कि हमारा वाटर टेबल नीचे जा सकता है, फिर उसको निकालना, उसके ऊपर अब एनर्जी खर्च होते हैं, तो यू विल हैव टू यूज़ मोर एंड मोर एनर्जी। ऑलरेडी डॉक्टर साहब हो रहे हैं, जो लोग घर में वो बोर करवाते हैं ना जी, घर में अपना वो लगाते हैं, तो वो उस पे नहीं मिलता, वो खास उससे ज़्यादा नीचे जाना पड़ रहा है जी। एग्जैक्टली, ये हमारी इस पर हमारे एक स्टूडेंट ने रिसर्च भी की थी पेशावर के ऊपर, वाटर टेबल के ऊपर पार्टिकुलरली। वो कह रहे हैं कि हमारे पेशावर में मुख्तलिफ़ जगह पर सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ़, लेकिन ओवरऑल पिछले 10 सालों में तकरीबन कुछ 6 फीट जो है वो पानी नीचे चले गया है। उसकी वजह के 2 वजह है। एक तो हमारी ओवर एक्सट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा हम इसको यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोचे बगैर, बस नल हमने कोला और उसको कैसे कोला ही छोड़ दिया, तो उसको। दूसरी ये है कि जितनी आबादी बढ़ रही है ना, इसको प्रोसेस हम कहते हैं लैंड सीलिंग। अब ये हमारा एक, अगर कोई लॉन है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो यहाँ से पानी परकोलेट होता है, एक्वीफर को ये रिचार्ज करता है। लेकिन इसको अगर आप कंक्रीट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें वो फिर नीचे नहीं जाता, उसमें फिर अब देखें, एक तरफ तो हमारा जो वाटर टेबल है वो रिचार्ज नहीं होता, दूसरी तरफ से ये होता है कि उसमें अर्बन फ्लड डेवलप होते हैं। अर्बन फ्लड ये होता है कि एक जगह पर सिटी में अगर एक टाइम में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, तो चूँकि नीचे ज़ेर ज़मीन जाता नहीं है, तो क्या होता है, वो फ्लड की सूरत में फिर सरफेस के ऊपर काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा वो डैमेज करता है आपकी बिल्डिंग्स को, स्ट्रक्चर्स को, उनका बहुत ज़्यादा, तो दोनों इसके असर पर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब ये जो है मिसाल की बात है, एक जो आपने अभी फरमाया है, ये पानी जो है हम ज़ाया करते हैं, तो ये फिर वही बात जहन में आती है, ये तो मतलब नालियों में जाता है और फिर नहरों में और फिर समंदर में और फिर बादल बनते हैं और फिर वो जो होता है ना, तो अब ये चीज़ सामने आ रही है कि हमारे पास ये कच्ची जगह और ये लॉन्स और ये ज़री ज़मीन भी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। अगर ये होगी तो वो अपनी जगह पे फिर पहुंचेगा, अगर नहीं होगी तो वो जो है मेरा ख्याल है कि फिर वो ज़ाया होगा। जैसे तो उसके लिए जो पानी ज़ाया होता है उसके लिए डैम्स कितने ज़रूरी हैं? अब देखें, डैम्स जो हैं अब इंतहाई ज़रूरी है आपके एक्वीफर के लिए। एक तो देखें आपको डैम्स की ज़रूरत, इसको हम कहते हैं मल्टीपर्पज़, डिफरेंट ज़रूरियात के लिए आपको चाहिए। एक तो आपको वाटर का स्टोरेज चाहिए, क्योंकि हमारे पास हमारी जो आबादी जिस लिहाज से बढ़ रही है, तो हमारा ये है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा जो बंजर ज़मीन है उसको ज़ेर काश लाना है, उसके लिए हमें चाहिए। दूसरा ये है कि डैम से आपके सराउंडिंग एरियाज़ में जो है वो वाटर टेबल स्टेबल हो जाता है। अगर आप पेशावर की बात करें तो पेशावर का अगर आप साउथ की तरफ जाएं तो थोड़ा सा स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे, और वहाँ पर वाटर टेबल का बहुत ज़्यादा मसला था, क्योंकि वहाँ पर वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डीप था। तो पेशावर में उन्होंने, गवर्नमेंट ने तकरीबन ये 1990s में स्टार्ट किया था अज़ाखेल डैम के नाम से। अब अज़ाखेल डैम का काम क्या था, उससे नहरें नहीं निकालते, उसका काम क्या था कि वो जो अंडरग्राउंड हमारा एक्वीफर है उसको रिचार्ज करेगा, और उस डैम के बनने से उस एरिया में काफ़ी हद तक जो है एक्वीफर रिचार्ज हुआ है, काफ़ी हद तक हुआ है। और उसका भी दूसरा पर्पज़ ये था कि उन्होंने एक टाउनशिप डेवलप प्लान की थी, उस वक्त असफंदियार सिटी के नाम से साउथ में था, उसको वहाँ से पानी सप्लाई करेगा। अच्छा। वो तो खैर फिर नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज होने के साथ ऑटोमेटिकली वो भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन उससे फ़ायदा ये हुआ कि डैम बनने से हमारे साउथ में जो वाटर टेबल बहुत ज़्यादा डीप था, उसका मसला था, वो काफ़ी हद तक हल हुआ। अब आप आसानी से वहाँ पर आपको पानी अवेलेबल हो सकता है। इसका मतलब है कि पानी को मतलब है कि नालियों में बहाना नहीं चाहिए, चाहे उसको डैम की सूरत में प्रिजर्व करते हैं या उसको जो है तो घरों में टैंकियों की सूरत में प्रिजर्व करते हैं, या उसको बड़े बड़े वाटर जो रिजर्वायर्स होते हैं उसकी सूरत में करते हैं, ज़ाया नहीं होना चाहिए। ज़ाया नहीं होना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, तो ये जो है अब एक और चीज़ जो है, ये ट्यूबवेल्स जो ज़्यादा निकालते हैं ना, बनाते हैं जहाँ पे, कहते हैं वो जगह भी ख़राब हो जाती है। एग्जैक्टली। अब देखें, जहाँ आप बहुत ज़्यादा ट्यूबवेल निकालते हैं तो आज का ट्यूबवेल आप बहुत ज़्यादा नीचे भी चले जाते हैं, तो आपका जो परमानेंट एक्वीफर है उसको भी ख़तरा होता है। अच्छा। क्योंकि ये जो नॉर्मल हमारे कुएँ होते हैं या हमारे जो नॉर्मल जो हमारे घरों में ट्यूबवेल लगाते हैं या हैंडपम्प लगाते हैं, वो तो आप एक ख़ास लेवल पर जाते हैं, उससे आप नीचे नहीं जाते। ट्यूबवेल से ये मसला होता है कि आप 400-500 फीट डीप चले जाते हैं। अब देखिए, वहाँ पर आपका जो परमानेंट एक्वीफर है वो अगर एक मरतबा डैमेज हुआ, अब ये हुआ है ऑलरेडी, एक मसला हुआ है क्वेटा में मसला ये है कि वहाँ पर इस तरह पेशावर की तरह कोई पेरिनियल रिवर है नहीं। उनका जो पूरा दारोमदार है वो विंटर में जो स्नो होती है उसकी मेल्ट से, एक हना लेक आपने सुना होगा, हना लेक में वाटर स्टोर होता है और उससे एक फिर रिचार्ज होता है। अब ये जो 2001 से लेकर 2003 तक ड्राउट आया था, तो उसमें हना लेक कम्प्लीटली ड्राई हुआ, तो उसकी वजह से जो अब वहाँ पर क्वेटा में चूँकि आपने एग्रीकल्चर भी ग्रो करना है, आपने सब्जियाँ भी उगानी है, आपने डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना है, इंडस्ट्री के लिए भी यूज़ करना है, तो बहुत ज़्यादा मकदार में उन्होंने ट्यूबवेल लगाए और वाटर एक्सट्रैक्ट किया। तो काफ़ी एरियाज़ में वहाँ पर उनके जो लोकल वेल्स थे या ट्यूबवेल्स थे वो ड्राई हुए, तो उससे बहुत ज़्यादा मसला क्रिएट हुआ। ये तो फिर शुक्र है कि उसके बाद फिर कुछ अच्छी बारिशें हुई, अच्छी स्नोफॉल हुई, हमारे हना लेक में अगेन कुछ पानी जमा हुआ जिससे एक्वीफर रिचार्ज हुआ। तो डैम जो होते हैं वो तो आपके ओवरऑल वाटर टेबल के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपसे एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि अक्सर पानियों में ये रेत और ये मिट्टी आ रही है, इसकी क्या वजह है? अब देखें, पानी जो आ रहा है, जिस एरिया से आ रहा है उसको हम कहते हैं वाटर शेड। वाटर शेड हमारा ज़्यादातर जो माउंटेनस एरियाज होते हैं वहाँ से उसमें पानी आता है। अब उन माउंटेनस एरियाज़ में अगर आपकी स्लोप्स के ऊपर ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं या इवन ग्रास या जिस तरह चीज़ें हैं, तो वो पानी स्लोली एंड ग्रेजुअली नीचे आता है में काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें जो पानी का स्पीड है वो कम हो जाता है, जिससे फिर ये सिल्ट कम मकदार में आता है। अगर आपके वाटर शेड में फॉरेस्ट नहीं है और ग्रीनरी नहीं है तो इसका असर क्या होता है कि वो जल्दी रैपिडली डाउन द स्लोप आता है। अब आपको पता है कि जितनी भी
वाटर की रफ्तार तेज़ होती है, उसकी जो एरोजिव पावर होता है, कटाई का जो उसका पावर होता है वो ज़्यादा होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा वो कटाई करते हैं और नीचे जो आपके डैम्स होते हैं, रिजर्वायर होते हैं, बहुत ज़्यादा सेटेशन होते हैं। अब ये हमारा बड़ा मसला है हमारे तरबेला डैम के साथ। तरबेला डैम में जो इसकी अपनी कैपेसिटी थी उसकी तकरीबन 35% कैपेसिटी हम ऑलरेडी लूज़ कर चुके हैं, क्योंकि उसमें तकरीबन 2 मिलियन टन्स एनुअली उसमें सिल्ट डिपॉजिट होता है। और हमारा दूसरा जो डैम है मंगला डैम, अब मंगला डैम का वाटर शेड हमारे कश्मीर के एरिया में ज़्यादा, तो उसको ज़्यादातर हमने मैनेज किया है। तरबेला डैम का मसला ये है कि ये बना है इंडस वाटर के ऊपर, और इसका जो वाटर शेड है दैट इज़ स्प्रेड ओवर द 4 कंट्रीज़। इसमें अफ़गानिस्तान भी है, इसमें चाइना है, इसमें इंडिया है, इसमें पाकिस्तान है। अब अपने कंट्री में अगर आप चाहें तो कुछ एक तो वो भी पॉसिबल नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ हद तक आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता। तो उसकी वजह से हमारे अब इसका ये था कि जब ये बना तो इसके साथ एक दूसरा डैम भी, अगर आपने सुना होगा बादशाह डैम का, बादशाह डैम, वो बनेगा तो इसकी लाइफ तकरीबन हम 100 ईयर्स तक इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन वो बनना था 1960s में, इसकी वजह से अब अभी तक वो बना नहीं है। तो लेट्स होप अगर वो बन गया तो हमारा जो तरबेला डैम्स की लाइफ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम हो जाती है। अभी जो एक सामने इशू आता है कि नाज़रीन अक्सर आपने सुना होगा कि अगली लड़ाइयाँ कहते हैं कि ये पानी की वजह से होगी, दरियाओं की वजह से होगी, और पाकिस्तान और इंडिया का भी मसला इसी पे रहता है। इस हवाले से हम कैसे, मतलब वो हमारा पानी रोक रहे हैं, उधर डैम्स बना रहे हैं, इसका क्या बने? असल में ऑलरेडी हमारी जोन के साथ काफ़ी चीज़ें हैं, उसमें से एक पानी का मसला भी है। ये तो शुक्र है कि 1960s में हमने इंडस वाटर ट्रीटी बनाई, और उसके ऊपर जो नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान बल्कि दूसरी कंट्रीज़ हैं और वर्ल्ड बैंक, और उन्होंने इसके ऊपर वो एज ए गारंटर भी काम किया। अदरवाइज़ अब इंडिया यही सोच रहा है कि हम उस वक्त पता नहीं हमारे दिमाग काम नहीं कर रहे थे कि हमने अपने दरिया इन पाकिस्तान के हवाले किए, क्योंकि मसला ये है कि हमारे जितने दरिया हैं उनका सोर्स उधर से आता है, चाहे हमारा इंडस है चीन से होके और मकबूजा कश्मीर से होट के, चाहे वो हमारा JLM है काबुल रिवर के अलावा, काबुल रिवर हमारा चित्राल और वहाँ से फिर अफगानिस्तान से होके यहाँ पर आ जाता है। तो उसमें ये है कि अब उसमें ऑलरेडी एक शेयर है, इसमें कहते हैं राइपेरियन राइट्स। अच्छा, कि आप जो रिवर आपकी तरफ से गुजर रहा है और दूसरे मुल्क में जा रहा है तो आप इसके पानी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी को आप ख़राब नहीं कर सकते। उसको आप इतना नहीं रोक सकते कि नीचे जो लोअर रीचेस में हैं उनको पानी ना पहुँचे। तो ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं, इंडस, JLM और चेनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में आए हैं, लेकिन सब मकबूजा कश्मीर से आ रहे हैं। 3 इंडियन जो हैं ईस्टर्न रिवर्स हैं, रावी, ब्यास, सतलुज, वो तो इंडिया की तरफ से हैं, वो तो उनका पूरा हक है, उनको वो रोक सकते हैं। अब इनके ऊपर वो कोशिश कर रहे हैं कि इंडस के, लेकिन इंडस उनके लिए रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि वो उनका टेरेन खुशकिस्मती से ऐसा है जिसको आप वो उसको ज़्यादा चढ़ नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि वो ऐसी जगह पे है कि अगर आप इसको रोक भी लें तो क्या करेंगे, पानी कुछ भी नहीं कर सकते उस तरह। अलबत्ता हमारा जो JLM है वो वोलर लेक से आ रहा है, जो चेनाब है वो बिल्कुल चाइना से आ रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के थ्रू से आ रहा है। अगर इसके ऊपर जिस तरह वो किशन गंगा डैम वगैरह बना रहे हैं तो उसमें मसला ये हो सकता है कि अगर इसकी अब उन्होंने अगर कोई डैम बनाना है तो उसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और पाकिस्तान के साथ भी शेयर करेंगे और वर्ल्ड बैंक के साथ भी शेयर करेंगे। जब वो इसको अप्रूव करेंगे तब जाकर इसको वो बना सकते हैं। तो काम शुरू किया हुआ है उसके ऊपर, उन्होंने शुरू किया, उनका वो राइट है, लेकिन एक ख़ास हद तक वो कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यानी वो पानी को रोक नहीं सकते। अब इसके ऊपर आप रन अवे डैम बना सकते हैं कि आप इस तरह डैम बनाएं कि क्वांटिटी आप इसकी कम ना करें, उसके ऊपर जो आपने फ़ायदा ले, लेकिन पानी आपने आगे छोड़ना है। लेकिन अगर कल वो इस तरह डैम बनाए कि कम्प्लीटली पानी वो रोक दें तो उसके ऊपर अल्टीमेटली पर हमारे प्रोफेसर डॉक्टर समीउल्लाह साहब हमारे साथ, जो कि माहिर हैं, ज्योग्राफ़ी इनका सब्जेक्ट है, और इन्होंने पेशावर के हवाले से पेन रखते हैं, सन ऑफ द साइल हैं, और इनके दिल में जो है तो ये पेशावर के हवाले से दर्द था, और इन्होंने जो स्पेशलिटी इनकी है तो इन्होंने पेशावर के हवाले से ही, ज्योग्राफ़ी इनके जो भी सब्जेक्ट है उसके हवाले से इन्होंने बहुत काम किया। डॉक्टर साहब, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक आम आदमी पानी को बचाने के लिए क्या करे? अब देखें ना, क्योंकि पानी तो आप इस्तेमाल करेंगे, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है, लेकिन हमें पानी का वेस्टेज रोकना होगा। वेस्टेज इस तरह रोकना होगा कि आप अपने घर से स्टार्ट करें।
آپ کوشش کریں کہ پانی ضائع نہ ہو آپ سے. یعنی آپ کے اپنے گھر کے نل وغیرہ ہیں ان کو چیک کر لیا کریں, آپ واٹر ٹینک ہے اس کو چیک کیا کریں, اس سے لیکیج وغیرہ نہ ہو, اور کوشش کریں کہ جتنی ضرورت ہو اس کے مطابق آپ پانی یوز کریں, کیونکہ اسلام میں تو پارٹیکولرلی اس بات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ نے واٹر کو ویسٹ نہیں کرنا. اب دیکھیں, اب وضو ایک مذہبی فریضہ ہے, نماز کے لیے فرض ہے آپ نے کرنا ہے, لیکن اس کے لیے بھی یہ ہے کہ آپ اتنا پانی یوز کریں جتنے آپ کی وضو ہو سکتی ہے. بلکہ دریا کے کنارے بھی بالکل, دریا کے کنارے بھی بالکل آپ پانی کو ضائع نہ کریں. تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں پانی کو پریزرو کرنا ہے. اور پارٹیکولرلی میں تو اس بات پر کبھی کبھی ہو جاتا ہوں کہ آپ ایسے ہی نل لگا لیتے ہیں اور جو گلی کوچے ہیں اس کو آپ اس طرح واٹر کرتے ہیں. اور یہ جو ہے تو ہماری خواتین میں یہ بڑا مسئلہ ہے, خواتین میں بڑا مسئلہ. اور مطلب یہ کہ آپ نے اپنا گھر دھویا ہے نا, تو بس یہ ساری جو گلی ہے محلہ ہے اس کو بھی دھوتے ہیں, اور اس کی ایک اور خرابی بھی ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جو بنی ہوئی سڑکیں ہیں اس کے سیمنٹ جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے, وہ بھی خراب ہو جاتی ہے, وہ گلیاں دوبارہ خراب ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو گرین پیچز ہیں یا گرین جو یہ تو بہت ضروری ہے کہ پانی سیپیج کر کے ایگزیکٹلی آپ نے کنٹینیوس ڈیولپمنٹ نہیں کرنی. سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے کنٹینیوس ڈیولپمنٹ نہیں کرنی ہے. اب اس میں اگر آپ لنڈن کا پلان دیکھیں, انہوں نے نیو ٹاؤنز بنائے تو جو مین سٹیز کے ساتھ انہوں نے بفر زون بنائے. بفر زون میں گرینری رکھی ہوئے, ایگریکلچر لینڈ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہاں پر سارے باغات بنائے, ہاں ایگریکلچر لینڈ جو ہے آپ کا ایک بفر زون کے طور پر کام کر سکتا ہے. یہ ہماری زندگی ہے نا, یہ ہماری زندگی ہے. اس کے بغیر ہم کنٹینیوس ڈیولپمنٹ اگر آپ کریں گے تو اس کے ایک تو واٹر چارج آپ کا جو ایک واٹر چارج وہ ریچارج نہیں ہوگا, دوسرا آپ کے اربن فلڈز کا خطرہ ہوتا ہے. بالکل. ناظرین آپ نے دیکھا کتنی سحر حاصل گفتگو ہوئی, اور پروفیسر ڈاکٹر سمیع اللہ خان صاحب کی گفتگو میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے تو سبق ملا. اور سبق یہ ہے کہ ہم نے پانی ضائع نہیں کرنا. پانی جو ہے تو ہماری زندگی ہے, اس سے جو ہے ہم زندہ رہتے ہیں جناب علی. جس طرح سے ہمارے لیے آکسیجن ضروری ہے, جس طرح سے اور چیزیں ہوا ضروری ہے, پانی بھی بہت ضروری ہے. تو آج آپ نے جو ہے تو ہمارے ساتھ پرومس کرنا ہے کہ پانی ضائع نہیں کرنا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی بیٹھک میں, تو اس وقت تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.